हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। देश भर के 1000 से भी अधिक शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून का किया समर्थन। अपने वक्तव्य में कहा, नागरिकता कानून है भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुरूप। यह कानून किसी भी देश के किसी धर्म के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने से नहीं रोकता। नागरिकता संशोधन कानून पर भाजपा चलाएगी विशेष जागरूकता अभियान। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा, अगले 10 दिनों में देश के प्रत्येक जिले में रैली आयोजित कर 3 करोड़ से भी अधिक परिवारों से किया जाएगा संपर्क। भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई 22वीं बैठक। दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति के आधार पर सीमा मामले के तर्कसंगत और स्वीकार्य समाधान के लिए प्रयासों में तेजी लाने पर जताई सहमति। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के 4 आरोपियों के दोबारा पोस्टमार्टम करने के दिए आदेश। 6 दिसंबर को एनकाउंटर में मारे गए थे ये 4 आरोपी। और खेल की खबरों में भारत वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच कल कटक में। श्रृंखला जीतने के साथ टीम इंडिया करना चाहेगी साल का अंत। हेडलाइंस के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, संशोधित नागरिकता कानून पर मचे घमासान के बीच बड़ी संख्या में लोग अब इसके समर्थन में भी सामने आ रहे हैं। देश भर के 1100 शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले कानून का समर्थन किया है। इन्होंने नए कानून को जायज ठहराते हुए एक बयान जारी किया है। 1100 हस्ताक्षर के साथ इस बयान में भारतीय संसद और सरकार को बधाई दी गई है। उन्होंने इस बात पर भी संतुष्टि जाहिर की है कि उत्तर पूर्व के लोगों की चिंताओं को सुना गया और उन्हें संबोधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि सीएए भारत के सेक्युलर संविधान के अनुरूप ही है, क्योंकि ये किसी धर्म के किसी व्यक्ति को नागरिकता के लिए अपील से नहीं रोकता है। समर्थन करने वालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इग्नू, कई आईआईटी और दुनिया के कई बड़े संस्थानों में पढ़ाने वाले भारतीय भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देने की पुरानी मांग पूरी होगी। लियाकत नेहरू समझौता असफल होने के बाद से ही कांग्रेस और सीपीएम सहित कई दल और कई नेता इन्हें नागरिकता देने की मांग करते रहे हैं। इन सब के बीच भाजपा ने आज नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा ने कहा कि विपक्ष द्वारा भ्रम और झूठ की राजनीति की जा रही है, जिसका जवाब पार्टी देगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस कानून के पक्ष में पार्टी आने वाले 10 दिनों में एक विशेष अभियान चलाकर घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक करेगी। इस दौरान हर जिले में रैली और सभा की जाएगी। हमारी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले 10 दिनों में एक विशेष संपर्क अभियान चलाकर हम घर घर जाकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के पक्ष में हर जिले में रैली और सभा करके और देश में जो इन 3 देशों से आए हुए जो प्रताड़ित, धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो शरणार्थी हैं, उनको लेकर के भी रैली करेंगे। और भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा का मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए लोगों को नई आशा, विश्वास, सुरक्षा, आस्था, गरिमापूर्ण जीवन देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है
कि नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों लोगों के जीवन में जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए, उनके जीवन में एक आशा, विश्वास, सुरक्षा, आस्था, पूजा पद्धति की समानता, गरिमापूर्ण जीवन देने का एक रास्ता प्रशस्त किया गया है। और इसके साथ ही भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CAA और NRC के बारे में स्पष्टीकरण भी दिया। NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नागरिकता में जो 3 देशों से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता देने का विषय है। जहां तक NRC का विषय है वो एक प्रशासनिक विषय है और NRC में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। NRC में जो भारत के नागरिक हैं वो सारे के सारे नागरिक के पंजीकरण करने का प्रावधान है और भारत के संविधान के भी अनुच्छेद 10 में ये प्रावधान है कि एक बार जो भारत का नागरिक है वह हमेशा भारत का नागरिक रहता है। इस द्वारा जो विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, हम संवाद के द्वारा उनको दूर करेंगे। इस बीच दिल्ली के दरियागंज में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए 15 आरोपियों को आज दिल्ली पुलिस ने 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब कोर्ट में जमानत अर्जी संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं सीलमपुर हिंसा केस में सभी आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचे रहने और कानून को अपने हाथ में ना लेने की अपील की है। वहीं राज्य पुलिस ने हिंसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है। अपने पुलिस प्रबंध को चाक चौकन्ना रखे हुए हैं। प्रदेश के सभी भागों में हमने पुलिस पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कर रखा है। हमारी सेक्टर स्कीम लागू है जिसमें मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनके टच में हैं, उनको संपर्क कर रहे हैं, उनसे निरंतर अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में वो हमारी मदद करें। और राज्य के पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने कहा कि प्रशासन ने बहुत ही कम समय में प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया है और अब राज्य में हालात सामान्य हैं। जो भी सीन्स रहे हैं, सीन ऑफ क्राइम रहे हैं, वहां पर फॉरेंसिक टीम्स ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया आरंभ की है। शांति व्यवस्था बहुत कम समय पे वहां पे सुनिश्चित की गई है। बहुत कम समय में ही, बहुत कम रिस्पांस टाइम के जिसे कहते हैं, किया गया है। और दरियागंज में कल प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में गिरफ्तार भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को आज अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल कल जामा मस्जिद के पास प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में कई आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी शामिल थे। और इन सब के बीच डीडी न्यूज से खास बात करते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से हिंसा बंद करने की अपील की और कहा कि ये कानून किसी भी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक समुदाय के लोगों में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये जानना चाहूंगी कि आप नागरिकता कानून को किस तरह से देखते हैं और इतना ज्यादा जो एक समुदाय को लेकर, मतलब खास तौर पे मुस्लिम समुदाय जो इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हमारा जो पुराना सांस्कृतिक विरासत है वो तो हमसे ये कहती है कि दुनिया में कहीं ज्यादती हो, हमारी हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए। हमारी हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन ये लोग वो हैं जिनसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने वादा किया था कि तुम्हारी कोई खता नहीं है, तुम तो देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे साथ, लेकिन देश का बंटवारा मजबूरी में करना पड़ा धर्म के आधार पे। तुम उस धर्म के नहीं हो जिस धर्म के नाम पे वो देश बना है। तुम्हारे साथ ज्यादती अगर होती है तो तुम जब भी हिंदुस्तान आना चाहो, पाकिस्तान के हर व्यक्ति को ये एश्योरेंस नहीं दिया गया था।
उनको दिया गया था जिनको वहां पे बराबर का दर्जा नहीं मिलना है। जो वादा उन लोगों के साथ किया गया था उसको कानूनी शक्ल दी गई है। जो खौफ है, खास तौर पे जो शिकायत है वो ये है कि एनआरसी को लेकर अगर ये इसके साथ मिल जाता है तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो क्या ये वाकई में इतना खतरनाक बात है जो ये हो रहा है? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जरा ऑर्गेनाइज रखने के लिए उनमें खौफ पैदा करो। 86 में क्या खौफ था जब शाहबानो आया? आखिर उसी पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके माना या नहीं माना कि 3 तलाक गलत है। 86 में नहीं, 86 में कह रहे थे कि हमें खौफ है कि हमारा दीन खत्म हो जाएगा। 47 में अगर बंटवारा नहीं हुआ तो खौफ था। तो इस खौफ का इलाज तो भाई हकीम लुकमान के पास भी नहीं हो सकता। तो ये दो टूक केरल के राज्यपाल की। और मुसलमानों को शांति बनाए रखने की अपील करते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्ब-ए-ज़बाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 2 अलग अलग चीज़ें हैं और एनआरसी अब तक असम में ही लागू है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टियां देश के नागरिकों को गुमराह कर रही हैं। एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसका सीएए से जो है वो इस तरह से ताल्लुक़ है कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए ऐसी है कि जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और बांग्लादेश से आए हैं। और एनआरसी जो है वो फ़िलहाल सिर्फ अभी आसाम के लिए है, अभी वो पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू नहीं हुआ है। अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो उसको जो है आगे भड़का रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं इस प्रदर्शन को। और इसलिए हम मुसलमानों से कहते हैं बहुत समझदारी से उनको काम लेना होगा और दूसरी पार्टियों के बहकावे में उनको नहीं आना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है, सबसे बड़ा ख़तरनाक मसला ये हो रहा है कि नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, नुकसान आम पब्लिक का हो रहा है और फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं। और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जारी हिंसा को असंवैधानिक बताया है। दिल्ली में शुक्रवार की शाम एक कार्यक्रम में सांसद स्वामी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से देश में रह रहे किसी भी संप्रदाय के लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। We have serious problems. Of course, serious problems have been coming and going. But today, for example, we have demonstrations in big way in the last 2-3 days and told this will continue for some time. And it's based on what we have to now learn to manage. Today, we after the passage of the Citizen Amendment Bill, the country is now convinced in large numbers, because they are all coming out of the street, that this is something anti-secular, and 2, it is targeted against Muslims, and wherever you speak to anybody, they say this was to exclude Muslims. It was nothing of the kind. It was perhaps the most humane legislation you could bring under the circumstances. They are arguing in the floor of Parliament, either deliberately or out of ignorance, to say that this Citizen Amendment Bill is against Article 14 of the Constitution, which says equality before the law. The Supreme Court has a number of times made it clear that when you say equality before the law, equality only of equals, not of unequals. और देश भर के 1100 शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले कानून का समर्थन किया है। इन्होंने नए कानून को जायज़ ठहराते हुए एक बयान जारी किया है। 1100 हस्ताक्षर के साथ बयान में भारतीय संसद और सरकार को बधाई दी गई है। इन्हीं में से एक विद्वान KG सुरेश ने इस बिल का समर्थन करते हुए युवाओं से आह्वान किया है कि वो किसी के बहकावे में ना आएं। बहुत ज़्यादा गलतफहमियां फैलाई जा रही है और गुमराह किया जा रहा है लोगों को। मुझे लगता है कि इससे समाज में नफरत और विद्वेष फैलाने का एक प्रयास साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ साजिश हो रही है। हमें लगा कि ये ज़रूरी है कि आवाम के सामने, आम जनता के सामने सच्चाई रखा जाए, क्योंकि इसमें कहीं किसी भी अपने नागरिक के साथ भेदभाव का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो लोग, जो शरणार्थी हैं, जिनको धार्मिक कारणों से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जिनके साथ
धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ, जिसके कारण वो त्रस्त होकर वो भारत में उनको आना पड़ा। सिर्फ उनको शरण देने की बात है, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। यहाँ कहीं भी जो है अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम में से ज़्यादातर लोग जिन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं, हम सब शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और हम सबके विद्यार्थी बहुत बड़े संख्या में पूरे देश भर में हैं। तो मुझे लगता है कि उसका ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को भी कैंपसेस में अनरेस्ट करने का पैदा करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ऐसे शरणार्थियों को राहत की उम्मीद बंधी है जो पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी बड़ी संख्या में रह रहे ऐसे शरणार्थियों को भी उम्मीद है कि उनकी दुश्वारियां अब खत्म होंगी। ये हैं लालचंद, जो कि पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से भोपाल में रह रहे हैं। पाकिस्तान के जैकमाबाद से 1988 को भारत आए लालचंद यहीं के होकर रह गए। उनका सब कुछ पीछे छूट गया, लेकिन फिर भी वो इस देश में रहना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने जुल्म की वो इंतहा देखी है कि उनकी आंखें आज भी उसे याद करके नम हो जाती हैं। अपनी पत्नी, 2 बेटों और बहुओं के साथ भोपाल में रह रहा ये परिवार अब पाकिस्तान की उन खौफनाक यादों को याद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वे यादें आज भी उन्हें सिहरने को मजबूर कर देती हैं। इस परिवार ने अपने 2 बेटों की शादी भी पाकिस्तान से इंदौर आए शरणार्थी परिवार की बेटियों से की। अब इधर भी सकून नहीं है, नागरिकता नहीं मिली हमारे यहाँ को। बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं भैया इनके वो दे दो, आधार कार्ड दो या कुछ दो, नहीं देते, भगा देते हैं। भैया वो ले आओ, ऐसे दाखिला नहीं होगी। अब बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं थोड़ा बहुत। इधर आज़ादी है घूमने की, फिरने की, उधर डर के रहते थे, इधर डर नहीं है। 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ। नए कानून से तो मिलेगी हमारे को नागरिकता। मोदी जी के ऊपर हमको भरोसा है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और करेंगे। वो फॉर्म वगैरह भरते रहते थे तो वो तो दिक्कत होती थी, बहुत आना जाना होता लगा रहता था, परेशानी बहुत होती थी। पाकिस्तान में हुए जुल्म की इंतहा सहन करने के बाद ये परिवार लंबे समय से भोपाल में रह रहा है, लेकिन आज तक उन्हें भारत की नागरिकता नसीब नहीं हुई, जिससे इन्हें यहाँ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के लागू होने के बाद इस परिवार को उम्मीद है कि अब उनके परिवार को भी भारत की नागरिकता मिल सकेगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और जुल्म किसी से छिपे नहीं हैं। यही कारण है कि आज तक न जाने कितने परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर भारत में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है, लेकिन उनकी मुश्किलें यहाँ भी खत्म नहीं हुई। नागरिकता ना होने के कारण उन्हें आज भी कई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद इन परिवारों में अब उम्मीद की एक रोशनी जगी है। अल्पसंख्यक हैं इन 3 देशों के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, उनको राहत देने वाला है और सभी को इस कानून को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी तरह की जो असहमति है तो उसको व्यक्त करना चाहिए, लेकिन हिंसा का सहारा न लेते हुए अपना विरोध करना चाहिए। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और इन सब के बीच केंद्रीय वित्त सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट करके स्पष्ट किया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को अपना बैंक खाता खोलने या फिर पुराने खाते के लिए या फिर KYC के लिए अपने धर्म का खुलासा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे अफवाहों पर कतई विश्वास ना करें। रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा की रैली कल होने जा रही है। ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने के लिए आयोजित की गई है। इसके लिए पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों से बीते शीतकालीन सत्र में ही पारित हुआ है, जिससे इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। वर्षों से संपत्ति का अधिकार का सपना देखने वाले इन लोगों का सपना अब पूरा हुआ है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी एक रैली का आयोजन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए कच्ची कॉलोनियों को जो पक्का किया गया है, संसद में इसके लिए विधेयक पारित हुआ है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, क्या पूरा कार्यक्रम है
दिल्ली के 40 लाख से ज़्यादा लोगों के अनऑथराइज कॉलोनियों को 1731 अनऑथराइज कॉलोनियों को मालिकाना हक दे दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दिल्ली सरकार के असहयोग के बावजूद हमें जितने अधिकारी लगाने पड़े लगा करके डिमार्केशन से लेके रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया। लोग धन्यवाद देने आते थे हम सभी को, मोदी जी को धन्यवाद देने की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक समय लिया है। कल मोदी जी आ रहे हैं रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे और सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का मूवमेंट है। ये जो एक रैली हो रही है, हम जानते हैं कि संसद में जो विधेयक पारित हुआ उसके बाद पहली रैली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताया जाएगा। विधानसभा चुनाव भी अब बहुत दूर नहीं है, तो क्या आप उस तैयारियों की ओर भी देखा जाए? इस रैली से बीजेपी ने औपचारिक आगाज शुरू करेगी बीजेपी? आगे जो चुनाव हो रहा है उसमें परिवर्तित होगा ही होगा। आप देखिए जो दिल्ली में अभी आगजनी हुई है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुद ही जो अफवाहें फैलाई, डिप्टी सीएम ने झूठा वीडियो फैलाया कि पुलिस आग लगा रही है, ये सब उसके विधायकों ने भड़काया जनता को। क्यों किया? इसीलिए किया कि आप कब 55 महीना लोगों को सताते रहे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, और मोदी जी लगातार ईस्टर्न पेरीफेरी बनाते थे, वेस्टर्न पेरीफेरी बनाते रहे, धौला कुआं का हाईवे बनाते रहे और अनऑथराइज कॉलोनियों को मालिकाना हक दे दिया। तो ऐसे में इसका तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में प्रेम तो मिलेगा ही जनता का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का कल आयोजन हो रहा है। अगली खबर, भारत चीन सीमा विवाद पर विचार विमर्श के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक शनिवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। इस मुद्दे पर दोनों देशों की ये 22वीं बैठक है। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया, जबकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने देश के शिष्टमंडल की अगुवाई की। मामल्लापुरम में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई शिखर वार्ता के बाद पहली विशेष प्रतिनिधि स्तर की ये वार्ता है। विशेष प्रतिनिधियों ने भारत चीन संबंधों के रणनीतिक दृष्टिकोण से सीमा मुद्दे के दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सीमा मुद्दे का समझौता दोनों देशों के मौलिक हितों को पूरा करता है। विशेष प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार भारत चीन सीमा प्रश्न का उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान प्राप्त करने के अपने प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया। इस बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर भी राजी हुए हैं कि दोनों देशों के समग्र द्विपक्षीय विकास के लिए सीमा पर शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि दोनों पक्ष एक दूसरे के संवेदनशील मामलों का ध्यान रखेंगे ताकि आपसी विश्वास कायम रहे। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। अगली खबर, मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के नागरिकता संशोधन अधिनियम पर दिए गए बयान पर भारत ने तीखा पलटवार किया है। जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मलेशिया के प्रधानमंत्री ने ऐसे मामले पर टिप्पणी की है जो भारत के लिए पूरी तरह से आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम में 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यकों को सताया जाने वाला गैर नागरिकों के लिए फास्ट ट्रैक किए जाने के लिए प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। मलेशियाई पीएम की टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत है। मलेशिया को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, खासकर तथ्यों की सही समझ के बिना। और अब खबर खेल के मैदान से। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार को कटक में खेला जाएगा। विशाखापट्टनम वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को धमाकेदार अंदाज में हरा दिया था। ऐसे में टीम एक बार फिर से उसी जीत को कटक में भी दोहराना चाहेगी। तो वहीं कैरेबियाई टीम की कोशिश रहेगी कि वो टीम इंडिया को उसके ही घर में हराकर सीरीज जीत के साथ अपने इस दौरे का अंत करे। कटक में भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे की लड़ाई बड़ी है, क्योंकि दोनों टीमें अपने चुनिंदा खिलाड़ियों के बल पर एक दूसरे पर हल्ला बोलने के लिए तैयार खड़ी हैं।
लेकिन इस सब के बीच एक बात जो दोनों टीमों के लिए जरूरी है वो है परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी, जिस पर दोनों ही डावाडोल होती दिखी हैं। टीम इंडिया की बात करें तो टीम को इस बात को दिलो दिमाग से निकालना होगा कि रोहित, राहुल और विराट के चलने पर ही मैच निकलेगा। वैसे इनका चलना जीत की बुनियाद को सामने रखता है। ऐसे में विशाखापट्टनम जैसी ओपनिंग कटक के फाइनल शो में दिखती है तो विराट एंड कंपनी की बल्ले बल्ले होनी तय है। अच्छी बात ये रही है कि पिछले मुकाबले में दोनों युवा श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बल्ले से रन दे दनादन निकले, जिसने टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। ऐसे में एक बार फिर से इन दोनों से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। गेंदबाजी में कुलदीप का कमाल पिछले मैच में नजर आया तो मोहम्मद शमी की धार ने भी अहम मौके पर विकेट निकाल टीम की वापसी कराई। वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम की बल्लेबाजी उसका सबसे मजबूत पहलू बनकर सामने आया है। खासकर शिमरॉन हेटमायर, शाई होप और निकोलस पूरन की तिकड़ी विरोधियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। गेंदबाजी में शेल्डन कॉट्रेल, जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ ने बेहतरीन किया है। ऐसे में कैरिबियाई टीम को इनसे एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर कटक में नजर सिर्फ एक बात पर रहेगी और वो ये कि जो टीम मैच के दिन अपनी रणनीति का सही इस्तेमाल कर सामने वाले पर प्रहार करेगी, जीत उसी के साथ हो लेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। जी, तो कोशिश तो दोनों तरफ से पूरी रहेगी और इसीलिए ये मैच काफ़ी दिलचस्प होने की संभावना है। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।